आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में बात होगी आज संभल हिंसा की। कैसे संभल हिंसा के पीछे वर्चस्व की लड़ाई है, कैसे संभल हिंसा में पठान और तुर्क के बीच चल रही लड़ाई आखिर 4 मुसलमानों की जान कैसे ले गई। इसके साथ साथ बात ये भी होगी कि आखिर पठान और तुर्कों के बीच की चल रही लड़ाई के पीछे आखिर असली वजह क्या है। साथ ही बात होगी आज उदयपुर की भी, राजधर्म में, जहां पर राज तिलक को लेकर राज परिवार के बीच में ही आर पार की जंग चल रही है। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की भी, जहां पर इमरान खान के समर्थक एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। बुशरा बीवी के आखिर कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी उनकी चाल है जिसके चलते पाकिस्तान में इस वक्त सियासी उबाल मचा हुआ है। इन सभी पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे संभल हिंसा की। संभल हिंसा को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्वे को लेकर बवाल हुआ। संभल हिंसा जो दो दिन पहले हुई थी, जिसमें सर्वे के चलते वहां पर भारी पथराव हुआ, आगजनी हुई। सर्वे की टीम जब वहां पर पहुंची तो वहां पर सर्वे की टीम को भी निशाना बनाया गया। मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई और हजारों की संख्या में वहां पर लड़के इकट्ठा हुए, जिसके बाद वहां पर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी और आगजनी तक हो गई। लेकिन अब संभल हिंसा को लेकर एक अलग एंगल सामने आ रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई, 4 मुसलमान युवक इसमें मारे गए। लेकिन इसमें जो बड़ी बात सामने आ रही है, उस हिंसा में के पीछे वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आ रहा है। दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर कहा जा रहा था कि उसके चलते हुई है। मस्जिद पर सर्वे करने के लिए टीम गई थी, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि पठानों और तुर्कों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये पूरी हिंसा हुई है। दरअसल एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद तुर्क हैं और विधायक में इकबाल महमूद अंसारी पठान हैं। और सूत्रों की माने तो यहाँ पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और इसके साथ साथ जो विधायक जो पठान है इकबाल महमूद अंसारी, दरअसल इनके बीच में कई सालों से पुरानी लड़ाई चली आ रही है। 24 नवंबर को दोनों के बीच में सर्वे की आड़ में खूनी जंग हुई, दोनों के समर्थकों के बीच में। और इसी दौरान तुर्क समर्थकों ने पठान समर्थकों को गोली मारी, जिसमें 4 पठान युवकों की मौत हुई है। इसके अलावा मरने वाले सभी जो 4 लोग हैं वो विधायक के ही समर्थक हैं। ये बात इस पूरी जांच में फिलहाल सामने आ रही है। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, इस पूरे मामले के अंदर अलग अलग जगहों पर पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं। 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक थ्योरी ये भी इसमें निकलकर सामने आई है कि क्या ये जो हिंसा हुई है ये कोई वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो सांसद हैं और दूसरी तरफ जो विधायक हैं, उनके आपस के वर्चस्व की लड़ाई भी इस हिंसा के पीछे की एक वजह हो सकती है। सांसद जो हैं वो तुर्क समाज से हैं, जो विधायक हैं वो पठान हैं और इनकी आपस में तनातनी रहती है। इस तरह की खबरें जो हैं, बातें जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जिन 4 लड़कों की मौत हुई है वो विधायक के समर्थक थे और जो सांसद के समर्थक हैं उनकी तरफ से ये फायरिंग हुई है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी बुलेट इंजरी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पिस्टल की बोर है वो सरकारी पिस्टल की नहीं है, बल्कि किसी देसी हथियार की वो बोर लग रही है। हालांकि परिवार के लोग का ये कहना है कि पुलिस ने फायरिंग की है, लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं जो शाही मस्जिद है उसके मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। इसी गेट से सर्वे टीम यहाँ पर पहुँची थी और जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर हिंसा शुरू हुई थी। एहतियात के तौर पर फिलहाल अभी आप देखेंगे अभी भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, ताकि किसी भी तरीके से इलाके में शांति का माहौल कोई खराब ना कर सके। और फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर 25 आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके कैमरे, ड्रोन कैमरे की फुटेज में जिनके चेहरे सामने आए हैं, नकाबपोश वो लड़के हैं, उनकी पहचान की जा रही है ताकि उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सके। संभल हिंसा में जिन 4 मुस्लिम युवकों की मौत हुई है, उन 4 मुस्लिम युवकों में से एक का नाम नईम था। नईम 34 साल का था, मिठाई की दुकान संभल में चलाता था और उसके परिवार के लोग वहां के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद अंसारी के ही समर्थक हैं। आपको बता दें कि संभल में दरअसल 2 ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनका वहां पर वर्चस्व चलता है। एक परिवार है सांसद शफीकुर रहमान बर्क का, माफ कीजिएगा, जियाउर रहमान बर्क का, जिसके दादा शफीकुर रहमान बर्क है जो वहां के पूर्व सांसद रहे हैं। उनका वर्चस्व वहां पर काफी ज्यादा रहा है वहां की राजनीति में। और दूसरी जो परिवार है वो वहां के विधायक इकबाल महमूद अंसारी का है। इकबाल महमूद अंसारी
पठान है, वहीं जियाउर रहमान बर्क वहां पर तुर्क हैं। ऐसे में दो परिवारों के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई कई सालों से चलती आ रही है। दोनों ही वहां के रसूखदार परिवार हैं, दोनों की बहुत अदावत वहां पर है और दोनों की बात की जाए तो वहां के विधायक और वहां के सांसद दोनों ही समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में दोनों के बीच में ये जो लड़ाई लगातार पिछले कई सालों से चलती आ रही है, उसी को लेकर विवाद चलता आ रहा है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला भी सामने आया है, इसमें भी जो मारे गए लड़के हैं वो चारों पठान यानी कि इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक है, वहां के विधायक के समर्थक है। ऐसे में ये लड़ाई अब तुर्क वर्सेस पठान के बीच में आ गई है और यही दावा बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल भी कर रहे हैं। वो आपको सुनाते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे संघर्ष को? आपने एक्स पे भी जो लिखा कि विवाद की जो असल वजह है वो समुदायों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग है, क्या मामला है पूरा? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संभल की जो घटना हुई, जो दंगा कराने की कोशिश करी गई, वो दो पक्षों के समर्थक थे। एक सांसद पक्ष के समर्थक थे, एक विधायक पक्ष के समर्थक थे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों ही एक संसद में है, एक विधानसभा में है। और ये उनके वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिली है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। और ये वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है कि संभल में ये घटना हुई, उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़े, वहाँ पे गोलियां चली, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई और जो दंगा कराने का प्रयास किया गया वो इन दोनों के समर्थकों द्वारा ही कराया गया। मुस्लिम समाज से ही दोनों लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो शायद एक समाज और दूसरे समाज की बताई जा रही है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी बताई जा रही है। ये तो इतिहास है कि वहाँ पे जो ये दो समाज के लोग हैं वो आपस में टकराते रहे हैं और लगातार उनके वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे माहौल को ख़राब करने का हमेशा प्रयास किया गया है। संभल हिंसा में लगातार इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं जो कि नितिन अग्रवाल के आपने सुने। वहीं इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में 2 लोगों को नामजद किया गया है, बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल के मौजूदा सांसद हैं, उनका नाम शामिल है। और इसके साथ साथ जो दूसरा नाम है वो सुहेल इकबाल का है। सुहेल इकबाल महमूद अंसारी के बेटे हैं जो वहां के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में विधायक के बेटे और वहां के मौजूदा सांसद का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। तो ये 2 नाम जो है वो एफआईआर में साफ तौर पर दर्ज किए गए हैं। लगातार उनको लेकर उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे। ऐसे में उनका कहना है वो सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वही इस पूरे मामले में एफआईआर में जो बात कही गई है वो अब आपको बताते हैं कि साफ साफ आखिर एफआईआर में क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि 22 नवंबर को भड़काऊ बयानबाजी जियाउर रहमान बर्क ने दी थी। दरअसल 22 नवंबर को वहां पर वो इकट्ठा हुए थे, लोगों के सामने गए थे। वहां पर जो जुम्मे की नमाज थी, नमाज के दौरान उन्होंने इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी दी और उसके बाद उनके बयानबाजी के बाद ही वहां का सौहार्द बिगड़ा और जिसके चलते वहां पर इस पूरे मामले ने भीड़ को उग्र कर दिया। और इसके साथ ही संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम एफआईआर में दर्ज है और उस पर भी भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। ऐसे में दोनों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सुहेल इकबाल ने भीड़ को दरअसल ये कहकर उकसाया था कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, इसके अलावा हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। हालांकि पुलिस के इन आरोपों को सुहेल इकबाल इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन सारी चीजों को एफआईआर में दर्ज किया है कि आखिर सुहेल इकबाल ने किस तरीके से भीड़ को उकसाया। आपको सुनाते हैं सुहेल इकबाल क्या कह रहे हैं। सुहेल, ये एफआईआर में आपके ऊपर आरोप और आपके नाम एफआईआर। मैं तो हैरान हुई इस एफआईआर की कॉपी को देखकर। आपने दिखाई मुझे, जहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ वहाँ वर्जन डाला जा रहा है किसी के द्वारा, कौन ऐसा ही है पता नहीं। तो और बिल्कुल झूठी बात रखी गई है। ना तो मैं वहाँ मौजूद था, ना ही जियाउर रहमान वहाँ पे मौजूद थे। अब वहाँ पे जो गलतफहमियाँ पुलिस को हुई हैं, क्यों हुई हैं, ये तो पता नहीं। जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, कोई फ़ोटोज़ नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो हमारे ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो आपने ये वाक्य नहीं कहा कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, अपने मंसूबों को कामयाब करो। जब हमारी मुलाकात ही नहीं हुई तो हम किससे कहेंगे। और भी जो एफआईआर हुई हैं उसमें भी ये कहा गया जो भीड़ थी वो पुलिस वालों के हथियार छीन रही थी। इतनी चीज़ें मुझे न मैंने सुनी ना मैंने देखी।
वो क्या बना रहे हैं कहानी, ये भी कहानी झूठी है, ये भी झूठी हो सकती है। जब तो आपके समर्थक बताए कि ज़्यादा जो है उग्र हुए और उनके बर्क साहब के समर्थकों पर हावी हुए, ये तुर्क और पठान वाला पूरा एक एंगल इसमें आ गया, वर्चस्व हुआ। बात चल रही है जामा मस्जिद की, न जाने कौन सी चीज़ें ला रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं इनका कंडेम करता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगला कदम क्या है? आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पुलिस के पास जाके सरेंडर करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे, या फिर गिरफ्तारी नहीं देंगे? इस बारे में हम अपने वकीलों से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। आप गिरफ्तारी देंगे या नहीं? हम अमन और अमान कायम करने के लिए तो आपने सुहेल इकबाल को सुना। दरअसल सुहेल इकबाल और जिया रहमान गर्ग का नाम एफआईआर में नामजद है। वहीं एफआईआर में 700-800 अज्ञात लोगों के नाम भी है। 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब जिनके नाम उसमें है उनका आपको बता देते हैं: हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम और अयान। ये दरअसल वो नाम है जिनका नाम भीड़ में चिल्ला चिल्लाकर बोला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये लोग पुलिस से हथियार छीन ले, पुलिस से असले छीन ले, और इसके अलावा ये भी कहा गया था पुलिस से कारतूस छीन ले और पुलिस वालों को आग लगाकर इनको मार दे, किसी को भी वहां से जाने ना दे। ये बाकायदा इन लोगों के नाम लेकर भीड़ ने भी कहा गया था। और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि मस्जिद उनकी है, मस्जिद का सर्वे वो नहीं होने देंगे। ये बात बाकायदा भीड़ में चिल्ला चिल्लाकर कही गई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में पुलिस ने 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की है, जिसमें 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें कई लोगों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जो लोग भी भागे हुए हैं, जो लोग भी फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और आपको बता दें कि संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई उसमें अयान नाम के एक लड़के की भी मौत हुई, जो 17 साल का है, जो कि वहां पर एक होटल में काम करता था। हमारी टीम अयान के घर पहुंची और उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश की कि क्या ये लड़ाई पठान वर्सेस तुर्क की ही है जैसा दावा किया जा रहा है। तो अयान के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। बड़े भाई हैं जिस लड़के की इस पूरी संभल की जो हिंसा हुई थी उसमें मौत हुई है, ये बताइए कि क्या पता लगा था आपको उस दिन? अयान कहाँ गया हुआ था, क्या करने गया था? अयान घर पे था। घर से वो बोल रहा था मैं बाजी कहाँ जा रहा हूँ। मैं बोला बन के बाजी कहाँ मत जा, तो अपने काम पे जा। होटल पे काम करता था वो। तो वो बोला मैं जैकेट डाल कर आ रहा हूँ घर पे। वहाँ पे जैकेट डालने के लिए घर में घुसा था उनके। जैसे वहाँ पे जो पब्लिक खड़ी थी, पब्लिक के और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। ये तो हमको मालूम नहीं, मैं तो घर में था। लेकिन जब मुझे पता चली घर में बैठे बैठे बोले अयान के गोली लग गई है, तो जब मुझे मेरे भाई ने मुझे बताया, जब मैं उसको लाया उठा के, जब हॉस्पिटल में मैंने पूछा क्या हुआ, बोले मैं काइन मान जैकेट डाल के रेशमा जी घर में, बोले वापसी आ रहा था मैं। बोले जैसे पब्लिक भागी मैं भी भाग पड़ा घर में से निकल के। बोले कहीं अंदर नहीं आ जाए। वो वहाँ पे गिर गया। गिरने के बाद में जैसे वो पब्लिक निकली, उनने फिर पीछे मुड़ के देखा, कोई आ तो नहीं रहा। जब पुलिस मैंने बता रहा था, बोले गोली चला रहे थे, तो उनने मुड़ के देखा तो उसके सीने में लगी। अच्छा, पुलिस कह रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें किसी देसी पिस्टल से गोली चली है, पुलिस की गोली नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी चाहिए थी ना, हमें भी तो दिखाते, हम आपको दिखाते, आप पब्लिक को दिखाते, जब भी तो पता चलता सच और झूठ क्या है। एक ये भी बात चल रही है कि कुछ समर्थक जो हैं वो यहाँ पर विधायक के समर्थक हैं, कुछ लड़के जो हैं सांसद के समर्थक हैं, और आपस में तुर्क और पठान की लड़ाई है, ऐसा कुछ है ये, उस वजह से ये हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ना लड़ाई में इंटरेस्ट था ना कुछ इंटरेस्ट। यहाँ विधायक को ज़्यादा पसंद करते हैं या सांसद को? हमें तो एक बात बताऊं, मेरा वोट पहला आता था, जिसको डाल मर्जी होती थी उसको डाल देते थे हम, अपनी पसंद की बात थी मेरा। तो आपने अयान के परिवार को सुना। वही दरअसल संभल हिंसा में जो कुछ हुआ उसके पीछे तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई है, जो कि पिछले कई सालों से बताई जा रही है। लेकिन ये क्यों बताई जा रही है, अब आप इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में संभल में 2 परिवारों में राजनीतिक सत्ता की लड़ाई रही है, जिसमें से एक परिवार है इकबाल महमूद अंसारी का परिवार। इकबाल महमूद अंसारी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। 1991 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 1996 से लेकर लगातार वो विधायक रहे हैं। 7 बार वो वहां से विधायक रहे हैं। वहीं दूसरा परिवार शफीकुर रहमान बर्क का परिवार है। शफीकुर रहमान बर्क का परिवार तुर्क समाज से आता है और उनके परिवार को लेकर ये कहा जाता है कि उनके परिवार की भी वहां पर राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है। शफीकुर रहमान बर्क भी वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन शफीकुर रहमान के निधन के बाद उनके बेटे जिया और रहमान बर्क को टिकट देने की बात हुई। लोकसभा चुनाव जब हुए थे, लोकसभा चुनाव में ये कहा गया था इकबाल महमूद अंसारी की तरफ से कि अब इस बार उनके बेटे को टिकट दिया जाए, सुहेल इकबाल उनके बेटे को सांसद का टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने तुर्क नाराज ना हो इसीलिए शफीकुर रहमान के पोते यानी कि जिया और रहमान बर्क को टिकट दे दिया, जो कि कुंदरकी से तत्कालीन विधायक रहे हैं और इस वक्त संभल से मौजूदा सांसद भी हैं।
आपको बता दें कि कुंदरकी में शफीकुर रहमान को जिस तरीके से जिताया गया था और इसके अलावा इसके साथ ही शफीकुर रहमान को सबसे बड़ा दल बदलू भी करार दे दिया गया था। इकबाल महमूद ने ये कहा था, उनकी तरफ से ये दावा किया गया था, लेकिन उसके जवाब में जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि जब वो इतने ताकतवर हैं तो वो अपने बेटे को विधायक उन्होंने क्यों नहीं बना दिया, वो आखिर खुद क्यों विधायक बन गए, इसके अलावा अपनी पत्नी को वो क्यों नहीं जिता पाए, ये सवाल जियाउर रहमान बर्क ने उठा दिया था। वहीं अब ये भी कहा गया कि संभल में पठान वर्सेस तुर्क के इस जंग को लेकर पीड़ित परिवार का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। लेकिन ये पूरी लड़ाई दो परिवारों के बीच, बर्क परिवार और इकबाल महमूद अंसारी के परिवार के बीच में है। टिकट को लेकर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट इकबाल महमूद अंसारी के परिवार को नहीं बल्कि बर्क परिवार को दिया था। जो ये पूरी हिंसा हुई इसमें जो मौजूदा सांसद हैं उनका नाम आया, क्या उनके समर्थकों ने भी गोली चलाई, ऐसी बात सामने आ रही है? गोली क्यों चलाएंगे? हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारा विरोध है, लड़ाई नहीं है। कि जो सांसद जी हैं बर्क साहब, वो अगर वहाँ पर जामा मस्जिद के पास बयान नहीं देते, वो उससे जो भीड़ जो है और उग्र हुई, लगता है कि एक उसका एक आधार हो सकता है। देखिए, अगर भीड़ वो उस वक्त उग्र होती तो दूसरे दिन उसका रिएक्शन होता। उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ। ये तो कल जो परसों जो दोबारा सर्वे हुआ उसके ऊपर ये विवाद हुआ है। लेकिन आंकड़े ये भी तो कह रहे हैं ना, जो 4 लोग मरे इस पूरी हिंसा में, वो चारों के चारों आपके समर्थक थे, उनके समर्थकों को खरोंच तक नहीं है। नहीं, सब हम दोनों के ही समर्थक, हम दोनों एक हैं। हमें अब आप मत बांटिए, हम बहुत अरसे के बाद मिले, हम दोनों एक। पुलिस की जो जांच है उसकी थ्योरी में ये भी सामने आया, जो तुर्क हैं और पठान हैं उनके बीच में आपसी रंजिश थी और वर्चस्व की लड़ाई। ये तो आपकी अपना लेख है, हम में कोई डिफरेंस नहीं, हम सब एक हैं और संभल की जनता के लिए जवाबदेह हैं। नितिन अग्रवाल हैं, एमओएस हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी यही बात कह रहे हैं। बाकायदा उन्होंने जो है ना इस बात को ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि यहाँ पे सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। साफ कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। वो आप कार्य मंत्री हैं, पता नहीं वो इसमें थे या नहीं थे, मुझे नहीं कह सकता। तो संभल के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद अंसारी को आप सुन रहे थे, जो वर्चस्व की लड़ाई से इनकार कर रहे हैं, जो इनकार कर रहे हैं कि पठानों और तुर्कों के बीच में कोई विवाद नहीं है। लेकिन पीड़ित परिवार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्या पठान और तुर्कों में सच में लड़ाई है, वो आपको सुनाते हैं। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, 3 दिन हो चुके हैं, कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। वो तो फैली भी है वायरल पे, गोली पुलिस ही चला रही है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए सर। आप नईम के भाई हैं, ये बताइए कि नईम करते क्या थे, क्या काम करते? दुनिया ने देखा है पुलिस की गोली चल रही है, अब हम क्या कह सकते हैं सर बताइए। नईम क्या काम करते? मिठाई की दुकान थी, छोटी सी हलवाई की। चुनाव वगैरह भी क्या लड़ा था, किस पार्टी से? जी छवि अच्छी थी, आप सभी लोग मोहब्बत करते थे, आदमी बहुत बढ़िया था वो जी। बात बहुत थी उनकी सभी अधिकारी उनसे, नेताओं से। जो सांसद है जियाउर रहमान भी सब अपने ही थे ये लोग। सब इनसे ही मुलाकात होती थी, वो ही था मेरे घर में बड़ा लिखा। तुर्क और पठानों के बीच में आखिर ये संभल में लड़ाई क्यों चल रही है, क्यों ये पूरा विवाद है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको तुर्कों और पठानों के बारे में बता देते हैं। दरअसल तुर्क बड़ा है या पठान महान है, इसकी लड़ाई लगातार चल रही है। आखिर दोनों के बीच में आखिर दोनों है कौन? दरअसल तुर्क मुसलमान जो हैं वो आक्रांता थे, जो विदेश से आए थे। वहीं इसके अलावा ये जो पठान है वो भारत के ही थे और वो भारत में आकर बसे थे, वो तुर्क थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने भारत में आकर जब वो बसे तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ये तुर्क थे। लेकिन पठानों की अगर बात की जाए तो पठान भारत में ही कन्वर्टेड मुसलमान थे, जो कि यही के रहने वाले हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में लगातार वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के सांसद के नाम आने के बाद दरअसल अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी के बचाव में उतर आए हैं। वो दोनों को बेकसूर बता रहे हैं, उन्होंने उल्टा पुलिस पर ही झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगा दिया। सुनिए अखिलेश यादव की पूरी बात। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे,
लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे हमारे, क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, पुलिस पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो भी आरोप लगा रहे, आपको बता दें कि दरअसल संभल जो सीट है, संभल संसदीय क्षेत्र में कुंदर की एक विधानसभा सीट आती है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले सुर्खियां भी बनी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले वहां पर उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुंदर की विधानसभा सीट, जो कि एक मुस्लिम बहुल सीट है, उस पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, और बीजेपी ने ऐसी जीत हासिल कर ली जिसकी चर्चा हर तरफ चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुंदरकी में बीजेपी की जीत की वजह पठान वर्सेस तुर्क की ही वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, और इसीलिए समाजवादी पार्टी हार गई। अब आपको कुंदरकी का पूरा डेमोग्राफी बताते हैं। दरअसल कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, वहां पर मुस्लिम बहुल ये सीट है, और लेकिन इस बार यहां पर तुर्क और पठान मुस्लिम वोटर्स आपस में बट गए, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। पठान वोटरों और शेखजादों ने बीजेपी को वोट दे दिया, जिसके चलते बीजेपी का राजपूत उम्मीदवार वहां से जीत गया, और इसी की वजह से रामवीर सिंह 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। जीत का अंतर 1 लाख वोटों का था, बहुत ज्यादा अंतर था, लेकिन समाजवादी पार्टी के तुर्क नेता हाजी रिजवान वहां से बुरी तरह से हार गए। अंतर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कुंदरकी की हार का इम्पैक्ट ही संभल में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि तुर्क और पठानों के बीच में इस तरीके की लड़ाई, हिंसा संभल में देखने को मिल रही है। और ये जो इम्पैक्ट है, दरअसल 23 नवंबर को नतीजा आया और 24 नवंबर को हिंसा हो गई। ये इसे का एक संयोग तो नहीं हो सकता। ऐसे में बार बार यही कहा जा रहा है कि 23 तारीख को जो कुंदरकी का नतीजा आया, उसका इम्पैक्ट ही 24 नवंबर को संभल में हिंसा के रूप में देखने को मिला। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं, उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी। एक कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए, उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। अगर संभल की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 11 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पसमानदा मुस्लिम है, जिनकी संख्या करीब 6 लाख है, यानी कि 50% से भी ज्यादा, जबकि पठान मुस्लिम 3.5 लाख और तुर्क मुस्लिम लगभग 1.5 लाख हैं। कहा जाता है कि यही बात है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क और सांसद इकबाल महमूद अंसारी दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि विधायक इकबाल महमूद पठान है और इसके अलावा जो सांसद हैं वो तुर्क हैं, जिसको लेकर लगातार दोनों के बीच में विवाद रहा है, और पार्टी के लिए बर्क फैमिली से ज्यादा वफादार रहे हैं, लेकिन लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला। तो एक तरफ वर्चस्व की लड़ाई संभल में लगातार चल रही है, तो दूसरी वर्चस्व की लड़ाई राजस्थान में भी है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि संभल का ये पूरा मामला। नितिन अग्रवाल हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं उनको कोई राजनीति में कोई नोटिस नहीं ले रहा है। कुछ लोग राजनीति में जिनकी नोटिस और गंभीरता नहीं होती, वो इस तरह के बयान देते हैं कि चर्चा में आ जाएं। हो सकता है नितिन अग्रवाल जी को चर्चा में आने का शौक हो। पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है, पूरा संभल जानता है कि देश के संविधान के साथ किस तरह धज्जियां उड़ रही संविधान के अंदर। वो राष्ट्रीय ध्वज कह चुके हैं, मैं बार बार उसको कह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 समुदायों के बीच की कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सांसद और विधायक 2 गलत कह रहे हैं। संभल की वर्चस्व की लड़ाई के बारे में आपने सब कुछ जाना, क्या ये पूरा विवाद है, किस तरीके से ये पूरा विवाद चल रहा है। लेकिन अब बात हम राजस्थान के उदयपुर की करेंगे। उदयपुर में राज परिवार की लड़ाई अब घराने से निकलकर, महल से निकलकर अब सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर अब परिवार का झगड़ा निकलकर सामने आ रहा है, और ये झगड़ा दरअसल महाराणा प्रताप के वंशज के बीच में
प्रॉपर्टी को लेकर है। प्रॉपर्टी को लेकर आपस में राजघराने के लोग भिड़ गए हैं, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और सड़क पर मामला पत्थरबाजी तक आ पहुंचा है। राजमहल के गेट के सामने जमकर ईंट पत्थर चले और इसके अलावा कई लोग इसमें घायल हुए हैं। दरअसल नए महाराणा के समर्थकों को गेट से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज तक कर दिया। तो राजघराने की लड़ाई अब राजघराने से निकलकर सड़क पर आ गई है, जो पत्थरबाजी में तब्दील हो गई और नौबत यहां तक आ गई कि महाराणा विश्वराज सिंह को महल में घुसने से रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग क्यों लगानी पड़ी। महाराणा प्रताप के वंशज आखिर सड़क पर उतरकर क्यों फिर पुलिस से भिड़ गए और उदयपुर के शाही परिवार के दो गुटों के बीच इस झगड़े में आखिर क्या कुछ है, वो सब आपको बताएंगे। तो जिस तरीके से अब राजस्थान के उदयपुर में विवाद लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में मामले में पुलिस की दखलंदाजी हो गई है। पुलिस ने बाकायदा राजमहल के बाहर अब बैरिकेड लगा दिया, पत्थरबाजी तक हो गई है। ऐसे में लगातार ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। महाराणा विश्वराज सिंह को महल में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग क्यों लगाई, महाराणा प्रताप के वंशज आखिर क्यों सड़क पर पुलिस से भिड़े और उदयपुर के शाही परिवार के दो गुटों के बीच इस झगड़े की जड़ क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो लगातार इस पूरे मामले में विवाद अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल महाराणा के जो वंशज है, महाराणा विश्वराज सिंह को महल में जाने से रोका गया और इसके अलावा महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच में ये प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलता जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से वो पूरा विवाद वहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल ये तस्वीरें उदयपुर के उस पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की हैं। दरअसल कल महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई। चित्तौड़ के किले में विश्वराज सिंह का खून से राज तिलक किया गया। गद्दी पर बैठने के लिए पगड़ी दस्तूर की रस्म भी हुई, लेकिन इसी राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच पे तल्खियां बढ़ गई। विश्वराज सिंह को राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के गेट तक बंद कर दिए गए, उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। चित्तौड़गढ़ के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद नए महाराणा विश्वराज सिंह उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे। वो भी उस परंपरा का हिस्सा बनना चाहते थे। विश्वराज सिंह सिटी पैलेस में धूनी स्थल का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा ट्रस्ट के मुखिया और चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह को महल के अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस का बैरिकेडिंग वहां पर लगा दिया। महल में एंट्री नहीं मिलने को लेकर विश्वराज सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जमकर सिटी पैलेस के बाहर हंगामा किया। महल के गेट के बाहर खूब नारेबाजी हुई और उसके बाद पत्थरबाजी तक होने लगी और विश्वराज सिंह ने गेट के बाहर ही धरना डाल दिया अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। दरअसल कुछ समर्थक दीवार पर चढ़ गए और इसी दौरान महल के अंदर से पत्थर फेंके गए, कांच की बोतलें तक फेंकी गई, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को वहां पर बैरिकेडिंग करनी पड़ी और उसके अलावा पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज तक किया ताकि समर्थकों को वहां से तितर बितर किया जा सके। सिटी पैलेस के गेट से पहले जगदीश चौक पर भी हंगामा हुआ, यानी कि हंगामा उदयपुर की अलग अलग जगहों पर चल रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के उदयपुर पहुंचने से पहले ही जगदीश चौक की ओर से सिटी पैलेस जाने वाले गेट को बंद कर दिया गया। महल में जाने की इजाजत उनको नहीं दी गई और गुस्साई भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। आपको वहां से पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ उसकी तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से वहां पर समर्थक गुस्से में आ गए, उन्होंने महल के अंदर जाने की कोशिश की, पुलिस ने जब जाने नहीं दिया तब वहां पर किस तरीके का बवाल हुआ। दरअसल राज तिलक के बाद जो विश्वराज सिंह हैं उनको सिटी पैलेस जाने से क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों उनको रोका गया, चाचा और उनके परिवार ने विश्वराज सिंह को किस हक से महल में घुसने से रोका, दोनों परिवारों के बीच में आखिर प्रॉपर्टी का विवाद क्या है, पूरी कहानी समझने से पहले आप उदयपुर के रॉयल फैमिली को समझिए, आखिर कैसा ये पूरा परिवार है। दरअसल महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवंत सिंह के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम महेंद्र सिंह मेवाड़, जो कि पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। छोटे बेटे का नाम अरविंद सिंह मेवाड़, वही भगवत सिंह की बेटी का नाम है योगेश्वरी। ये तीन भाई बहन हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो महेंद्र सिंह के बेटे जो है वो विश्वराज सिंह है, जबकि अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है। दरअसल उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह ने 1963 से
1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टीज को लीज पर दे दिया, कुछ प्रॉपर्टीज को बेच भी दिया। पूरा विवाद लगातार चलता आया और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो राजघराने की एक कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई। इसके साथ साथ यहीं से विवाद शुरू हुआ, यहीं से दोनों भाइयों के बीच में टकरार बढ़नी शुरू हो गई। पिता के फैसले से नाराज हो गए महेंद्र सिंह मेवाड़ और उन्होंने 1983 में भगवत सिंह उसके अलावा भगवत सिंह के ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर दिया, जिसके चलते ये विवाद और आगे बढ़ता गया और अपने ही बेटे के केस फाइल करने से भगवत सिंह भी नाराज हो गए। यानी कि अपने पिता पर ही महेंद्र सिंह ने केस कर दिया, जिसके कारण भगवत सिंह नाराज हो गए और भगवत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। फिलहाल सिटी पैलेस विश्वराज सिंह के चाचा यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ के अधीन है, जिनको अंदर जाने से रोका गया और दिवंगत भगवत सिंह मेवाड़ की वसीयत के आधार पर वही ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अब जब विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ और राजघराने की परंपरा के मुताबिक वो राज तिलक के बाद उदयपुर सिटी पैलेस में धूनी स्थल के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, तो अरविंद सिंह मेवाड़ ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है। इसके अलावा उदयपुर का सिटी पैलेस आपको बता दें कि दरअसल एक प्राइवेट पैलेस है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है और विश्वराज सिंह प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, ये उनको कहा गया अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से, जो उनके चाचा हैं। इसके अलावा विश्वराज प्रॉपर्टी में दखल देने से भी उनको इनकार कर दिया। उनको ये भी कहा गया कि बेदखल करके वो सिरे से खारिज कर रहे हैं और ये भी कहा गया कि कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये लगातार मामला बढ़ता जा रहा है और अब बात करें आगे की, सिटी पैलेस जो है वो उसके बाहर भारी पुलिस बल कल तैनात किया गया। जब पूरी तरह ये विवाद पूरा बढ़ता गया और मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल सिटी पैलेस में धूनी माता मंदिर स्थान को अपने कब्जे में ले लिया है। जब तक दोनों ही धड़ों के बीच में मामला शांत नहीं होता, तब तक पुलिस ने अपने कब्जे में उस धूनी माता मंदिर को ले लिया है और रिसीवर नियुक्त कर दिया है। इसका नोटिस भी सिटी पैलेस के गेट पर चिपका दिया गया। घराने में राज तिलक हुआ, दस्तूर का कार्यक्रम चल रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका के रख दिया है। विश्वराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका राज तिलक हुआ है। उसके बाद विवाद क्या है आखिरकार हम विश्वराज जी से जानते हैं। विश्वराज जी, मेवाड़ घराना है, बड़ा घराना है, आप विधायक भी हैं और ये दस्तूर का कार्यक्रम हुआ, राज तिलक हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ये क्या घटना हुई? आप कहाँ जाना चाह रहे थे? शाम को पथराव तक हो गया। एक आप सभी को नमस्ते। और प्रोग्राम यह था कि तिलक के बाद में हम वापस उदयपुर आएंगे और वहाँ उदयपुर के पैलेस में एक धूनी है, वहाँ पे धोख देने का प्रोग्राम था कि हम वहाँ धोख दे के फिर एकलिंग जी मंदिर चले जाएंगे। प्रोग्राम तो यही था। लेकिन जैसे आपने न्यूज़ कवरेज किया है कि हम उदयपुर पैलेस में जाने के लिए रोका गया और जो रोका गया था वो भले आप कानूनी हिसाब से देखें, सामाजिक हिसाब से देखें, पारिवारिक हिसाब से देखें, रीत के हिसाब से देखें, सब हिसाब से वो गलती है। और नॉट ओनली माई राइट्स एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली बट ऑल्सो माई राइट टू वर्शिप, ये सब ऑल दीज राइट्स वर नॉट अपहेल्ड बाय द अथॉरिटीज। पथराव क्यों हुआ रात को? पथराव जिन्होंने पथराव किया वो जाने। और ये तो एक अचंबा की बात है कि पथराव हुआ, लोग घायल भी हुए, फिर भी प्रशासन की तरफ जिन्होंने पथराव किया उनके खिलाफ कोई एक्शन कल रात तो नहीं लिया गया। एक जब आपका दस्तूर कार्यक्रम निर्धारित हुआ उसके बाद सोशल मीडिया में एक लेटर उनकी तरफ से भी सर्कुलेट हुआ, जिसमें तमाम जानकारी दी गई कि पहले कि जो भी प्रॉपर्टी का विवाद रहा है उसमें शायद आपको बेदखल कर दिया गया, ये निजी प्रॉपर्टी है जिसमें उनका हक है, उसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा। इसमें कहाँ विवाद फंसता है? इसमें अगर आपको याद हो कि कुछ 2-3-4 साल पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ऑर्डर दिया था, जो हमारे पारिवारिक विभाजन सूट चल रहा है, कि सब प्रॉपर्टी HUF है और ये HUF की स्थिति 1981 में इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने भी दिया है। तो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जो भी संपत्ति है ये पारिवारिक संपत्ति है और जो पारिवारिक संपत्ति है मतलब हर परिवार के सदस्य को इसको ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और आप किसी सदस्य को नहीं रोक सकते इस संपत्ति में जाने के लिए, खास तौर से धूनी जैसे जगह में जहाँ पूजा का स्थल है, वो रोकने का हक किसी के पास नहीं है। और जो लिखा गया था कि बेदखल की बात थी जो मेरे लेट महाराणा साहब के लिए है,